Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is natural resources. In the previous lecture we had discussed about the various natural resources and why we have to conserve these natural resources. Okay, our next topic is about the air pollution. हम देखेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एयर पोल्यूशन? द कंटामिनेशन ऑफ द एयर विद अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. अगर एयर में कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस आ जाएगा, अनवांटेड सब्सटेंस या अनवांटेड गैस आ जाएगी जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे को क्या कहेंगे हम कि एयर पोल्यूट हो गई. सपोज अगर एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई तो वो भी एयर कैसी है? पोल्यूट है, क्योंकि आपको डस्ट होनी ना चाहिए, आप डस्ट को ब्रीथ इन थोड़े ना करते हो, तो वो कैसी एयर हो जाएगी? पॉल्यूटेड एयर हो जाएगी. अगर आपकी एयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो भी वो एयर कैसी हो जाएगी? पॉल्यूट हो जाएगी, क्योंकि आप अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन नहीं करते हो. ठीक है, इसलिए वो वाली एयर भी पॉल्यूटेड हो जाएगी. इसी तरह से अगर बहुत सारी केसेस है जो कि पॉइजनस है, वो अगर एयर में चली जाएगी तो एयर कैसी हो जाएगी? पॉल्यूट हो जाएगी. ये हमने देखा होगा जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल से जो फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं सा निकलता है, वो क्या है? वो भी एक तरह से पॉइजनस गैसेस हैं. और वो सब कहाँ रिलीज़ हो रही है? हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही है. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही है, इसका मतलब हमारी एयर भी रिलीज़ हो रही है. एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है. और जब वो सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रही है, यानी कि वो एयर में जाके मिक्स हो रही है, तो हमारी एयर कैसी हो जाएगी? पॉल्यूट हो जाएगी. सो इसको बोलते हैं कंटामिनेशन. ठीक है, एयर का पॉल्यूट होना ऑफ एयर. ठीक है, विद अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट, इसके कॉजेस क्या हैं? नेचुरल कॉजेस लाइक फॉरेस्ट फायर. अगर जो फॉरेस्ट में फायर लग जाती है तो उससे जो फ्यूम्स वगैरह निकलती है, तो वो भी क्या है? एक तरह से पॉइजनस गैस है. जो उससे जो फ्यूम्स निकल रही है वो क्या है? पॉइजनस गैस रिलीज हो रही है. वो भी अगर उसमें इन्वायरमेंट में जाके मिक्स हो रही है तो हमारी एयर कैसी हो रही है? पॉल्यूट हो रही है. डस्ट स्टॉर्म्स, अगर डस्ट मिक्स हो रही है या फिर कोई स्टॉर्म्स आ रहा है तो वो भी क्या है? एयर पोल्यूशन है. एक्सेट्रा मैन मेड कॉजेस, और ये सब क्या है? मैन मेड कॉजेस है. फॉरेस्ट फायर भी किससे लगती है? मैन मेड से लगती है. अगर आप कहीं कैंपिंग के लिए जा रहे हो और वहाँ आपने फायर जलाई है, और जब आप फॉरेस्ट से बाहर जा रहे हो तो आप उस कैंप की फायर को बुझाना भूल गए, उसको एक्सटिंग्विश करना भूल गए, तो क्या होगा? वो जो फायर है वो पूरी फॉरेस्ट में फैल जाएगी और फॉरेस्ट फायर लग जाएगी. तो इससे भी क्या है? आग लग रही है. पॉइजनस सब्सटेंस एयर में जा रहा है, एयर पॉल्यूट हो रही है. तो ये किसके कारण हुआ है? मैन मेड के कारण, यानी कि ये हमने किया है. ठीक है, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल है. फॉसिल मतलब क्या होते हैं? कोई भी डेथ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे किसी सब्सटेंस का बनना, उसको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. सपोज कोल है या फिर पेट्रोल है, वो कैसे बनता है? जो कोल की बात करें हम, तो कोल बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो जब नीचे अर्थ में मतलब नीचे बहुत ज़्यादा दब जाते हैं तो कई सालों बाद क्या बनती है? कोल बनती है. तो ये कोल किससे बने? डेथ प्लांट एंड एनिमल से बने, तो इसलिए क्या बोलेंगे? उस कोल को फॉसिल फ्यूल बोलेंगे. इसी तरह से पेट्रोल बनता है. ठीक है, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल भी क्या करती है? एयर पोल्यूशन करती है. अब जब बर्निंग करेंगे हम इन फॉसिल फ्यूल्स की, जो कि किससे बने? डेथ ऑर्गेनिज्म से बने, इनकी जब हम बर्निंग करेंगे तो इससे कितनी सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होगी, और ये सारी हार्मफुल गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में जाएगी और हमारे इन्वायरमेंट को क्या करेगी? पॉल्यूट करेगी. ठीक है, तो ये क्या हो गया? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया. नेक्स्ट है गैशियस एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एक्सेट्रा. अभी मैंने बताया कि जो व्हीकल्स से जो गैसेस निकलती है, गैसेस का एमिशन होता है, वो भी गैसेस कैसी हैं? बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पॉइजनस है. ठीक है, और वो गैसेस कौन सी है? उसमें आती है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. ये सब गैसेस हैं वो व्हीकल से, इंडस्ट्री से, फॉसिल फ्यूल से, सबसे निकलती है. तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस गैसेस होती है जो कि हमारे एयर में जाती है और हमारे एयर को पोल्यूट कर देती है. और अगर यही गैसेस अगर रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाए तो वो रेन वाटर कैसा हो जाता है? एसिडिक रेन बन जाता है. तो इसका एक इफेक्ट क्या हो गया? एयर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या हो गया? एसिड रेन का. मतलब एसिड रेन जो आती है वो एयर पोल्यूशन की वजह से ही आती है. नेक्स्ट देखिए, पर्टिकुलर पोल्यूटेंट लाइक एसपीएम यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल. सस्पेंडेड पार्टिकल जैसे कि स्मोक्स,
सूट, ये सब क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो इनके मिलने से भी एयर पोल्यूट हो रहा है। फ्लाई ऐश एंड डस्ट, इन सब से भी क्या हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है। गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो तीनों गैसेस है ये किससे रिलीज होती है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से रिलीज होती है, व्हीकल से रिलीज होती है। ठीक है, इन सब से क्या है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस गैसेस है और ये रिलीज़ हो रही है एयर में, तो हमारी एयर कैसी हो रही है, पोल्यूट हो रही है। अगर यही गैसेस क्या हो जाए, वाटर में मिक्स हो जाए तो कैसी रेन हो जाएगी, एसिडिक रेन हो जाएगी। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बन कैसे रही है, ये बन रही है जैसे सल्फर है, ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ बर्न की तो उसके अंदर सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन प्रेजेंट रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। हमने इनको बर्न कर दिया, सल्फर नाइट्रोजन को बर्न किया, तो ये बर्न होने के बाद क्या बना देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड्स बना देंगे अपने। तो क्या बन गए, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जिससे ये ऑक्साइड बनने से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और अगर ये रेन में मिक्स हो जाए तो एसिडिक रेन भी हो सकती है। अब इसके इफेक्ट देखते हैं। SPM कोजेस, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल है दैट इज स्मोक एंड सूट, इससे क्या हो सकता है, कोजेस अस्थमा, एलर्जिक, कोल्ड एक्सेट्रा। अस्थमा भी हो सकता है, एलर्जिक, कोल्ड भी हो सकता है, किसकी वजह से, SPM की वजह से। पॉल्यूटेंट गैसेस कोजेस इरिटेशन इन आइज, थ्रोट एंड लंग्स, दे इंजर लंग्स, किडनी, हार्ट एंड रिलेटेड डिजीज। मतलब जैसे कोई व्हीकल से कोई भी वो निकल रही है, गैसेस निकल रही है, गैसेस एमिट हो रही है, तो कभी आप उस व्हीकल्स के पास खड़े हो, ठीक है, व्हीकल के पास खड़े हो और व्हीकल में से क्या निकल रही है, वो गैसेस निकल रही है, तो आपको एक मतलब कि क्या होने लग जाता है, कफ सी होने लग जाती है और इरिटेशन सी होने लग जाती है, आइस में आपको कुछ दिखाई नहीं देता। तो किस रीज़न से होता है, क्योंकि जो गैसेस रिलीज़ हो रही है, पॉल्यूटेंट गैसेस रिलीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है और अगर ये हमारी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आती है तो हमें कफ होता है और हमारी आइज़ में इरिटेशन हो जाती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, ठीक है, दे इंजर लंग्स को अफेक्ट कर सकती है, किडनी, हार्ट, इन सबको अफेक्ट कर सकती है। हाइड्रोकार्बन वेपर कॉजेस कैंसर, अब जो हाइड्रोकार्बन की जो वेपर्स होती है उससे कैंसर भी हो सकता है। देखो कितनी डेंजरस डिजीज है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है अनबर्न्ड कार्बन। जैसे हमने कोई चीज़ बर्न करी, ठीक है, कैंडल पे आप कोई चीज़, कैंडल लेकर आओ, ठीक है, ये सपोज करो ये कैंडल है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक ग्लास की प्लेट लेनी है, इतनी सी ग्लास की स्लाइड लेनी है, इस ग्लास की स्लाइड को आप इधर रखो, इस फ्लेम के पास लेके जाओ, मतलब बिल्कुल इसके नीचे रख दो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे इस ग्लास प्लेट पर इस तरह से बीचों बीच बिल्कुल डार्क कलर का स्पॉट आ गया। अब ये डार्क कलर का स्पॉट क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है अनबर्न्ड कार्बन को, यानी कि जो कार्बन है वो पूरी तरह से बर्न नहीं होता है। तो ये किसका इंडिकेशन है, अनबर्न्ड कार्बन का, जो कि यहाँ पर कलेक्ट हो गया ब्लैकिश फॉर्म। तो ये अनबर्न्ड कार्बन को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये किससे रिलीज होते हैं, रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाते हैं तो उससे क्या रिलीज होती है, अनबर्न्ड कार्बन, दैट इज हाइड्रोकार्बन, और जो कि क्या कॉज करता है, कैंसर को कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट अफेक्ट्स द प्लांट ऑल्सो लाइक फॉलिंग ऑफ लीव्स। अगर ये प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स के अलावा प्लांट्स को भी एयर पोल्यूशन अफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, कि जो प्लांट्स है उनकी जो लीव्स है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, डी जनरेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का जनरेशन नहीं हो पाता, मतलब वो ग्रोथ नहीं कर पाता इतना, मतलब सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। तो क्लोरोफिल ही तो करता है सनलाइट एब्जॉर्ब, तो वो ही नहीं रहेगा तो फिर सनलाइट कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, है ना। नेक्स्ट है लेट्स टू एसिड रेन। एसिड रेन का मैंने बताया, जो ऑक्साइड थे, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन, ये सब जाके किस में मिक्स होंगे, रेन वाटर में जाके मिक्स होंगे, रेन वाटर में, यहाँ लिखते हैं। और ये क्या देंगे, एसिडिक रेन देंगे। अब ये एसिडिक रेन क्यों दे रहे हैं, देखो जब हमने ऑक्साइड लिया नाइट्रोजन का, किसका ऑक्साइड लिया, नाइट्रोजन का, और किसका ऑक्साइड लिया, सल्फर डाइऑक्साइड का, और किसका लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स होंगे तो ये क्या देंगे, H2SO4 प्लस H2NO3, और ये क्या है, एसिड है। क्या है ये, एसिड है, और ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इतने स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, अगर ये हमारी स्किन पे गिर जाए तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है।
इसको बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में भी डिप्लीशन होने लग गया। अब ये ओजोन लेयर क्या होती है इसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि सपोज करो व्हीकल से क्या निकलती है, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं या फिर फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं या फिर व्हीकल से जो गैसेस निकल रही है तो उसमें क्या निकल रही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है। तो अगर हम इसी तरह की एक्टिविटी करते रहे तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। Causes visibility to be lower especially in winters when water is condensed to air and produce smoke। अब इसका मतलब क्या है कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसा कब होता है, स्पेशली विंटर्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि विंटर्स में आपने स्मोक देखी होगी, सुबह सुबह जब आप उठते हो तो बहुत सारी फॉग हो जाती है। तो ये फॉग या स्मोक ये क्यों हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट रिलीज़ हो रही है, पॉल्यूटेंट गैसेस रिलीज़ हो रही है, और इन पॉल्यूटेंट गैसेस रिलीज़ होने की वजह से ही क्या होती है, स्मोक प्रोड्यूस होती है। जैसे कि देखो, व्हेन वाटर इज़ कंडेंस्ड टू एयर, अब एयर में क्या है, बहुत सारी पॉल्यूटेंट है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट है। ठीक है, और विंटर्स के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, और जब वाटर है, वाटर भी प्रेजेंट रहेगा उस टाइम में विंटर्स में, तो ये वाटर क्या होगा, एयर के साथ मिक्स होके कंडेंस हो जाएगा, इस एयर को कंडेंस कर देगा। जब एयर इस वाटर के साथ मिक्स होगी तो ये एयर कैसी हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस होके किसका फॉर्मेशन कर देगी, स्मोक का फॉर्मेशन कर देगी। तो स्मोक होना एक इंडिकेशन है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कितना पॉल्यूटेड है। ठीक है, सो दिस इज द स्मोक। सो अब हम देखते हैं कि ओजोन लेयर क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओजोन लेयर। सो लेट्स सी अबाउट द ओजोन। इट इज़ अ मोलिकुलर कंप्राइजिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। मतलब ओजोन किसको बोलेंगे, इस O3 को, जिसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स है, किसके, ऑक्सीजन के, प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, दैट इज़ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब आपको पता है ये अर्थ है, अर्थ के पास वाली जो लेयर होती है वो लिथोस्फेयर होती है, उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है। तो जो ओजोन है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इस तरह से इसको प्रोटेक्ट करती है। बात समझ में आई? तो ये क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्चुअल में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, और ये डिसोसिएट होने के बाद फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है और O3 का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से हमारी ओजोन फॉर्म होती है। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट। अब ये फंक्शन क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि जो सन है, सन से क्या आती है, यूवी रेज आती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो लेकिन अब हमारे एटमॉस्फेयर किससे कवर्ड है, हमारा एटमॉस्फेयर कवर है ओजोन से। तो ये जो ओजोन होता है ये इस अल्ट्रावायलेट रेस को एंटर नहीं करने देता, मतलब इस यूवी रेस को एंटर नहीं होने देता, जो कि किससे आ रही है, सन से। वो किसको एंटर होने देता है, फिल्टर्ड सनलाइट को। मतलब कि अब यूवी रेज नहीं आ रही है हमारे पास क्या आ रही है, फिल्टर्ड सनलाइट आ रही है, जिसके अंदर यूवी रेज प्रेजेंट नहीं है। तो ये किसका काम कौन कर रहा है, ओजोन काम कर रहा है। ठीक है, इट डजेंट अलाउ these rays to enter the earth atmosphere. If they enter, they harm us. अगर वो एंटर कर जाएंगे तो हमें हार्म होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या करेंगी ये, रेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अब यूवी रेज अगर डायरेक्ट एंटर हो रही है तो ये क्या करेगी, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी, टेम्परेचर बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या करेगी, स्किन डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, नोज डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, आइज डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो ये कोजेज़ है किसके, अगर यूवी रेज डायरेक्ट हमारे अर्थ में एंटर कर रही है। अभी तो क्या है, ओजोन है हमारे जो प्रोटेक्ट कर रही है और हमारे अर्थ पे डायरेक्ट यूवी रेज नहीं आ रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ओजोन की डिप्लीशन होना स्टार्ट हो गई, ओजोन डिप्लीशन स्टार्ट हो गया। ओजोन डिप्लीशन यानी कि ये वाली जो लेयर थी ओजोन की, ये धीरे धीरे पतली होने लग गई, थिन होने लग गई।
ठीक है। अब ये थिन क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारे एयर पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन के अंदर क्या, एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे पोल्यूटेंट, दैट इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? इस ओजोन की लेयर को थिन बना रहे हैं। और जब ये ओजोन की लेयर थिन हो जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि सन की लाइट पूरी की पूरी अर्थ पर आएगी, मतलब यूवी रेज सारी अर्थ पर आएगी और हमें बहुत सारा नुकसान होगा। द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर बाय एयर पोल्यूटेंट इज कॉल्ड द ओजोन डिप्लीशन। तो CFC, इसके लिए मेन जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? CFC, यानी कि कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती कहाँ से? ये आती है रेफ्रिजरेटर से। जो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं ना, तो उससे जो गैस रिलीज होती है वो होती है CFC गैस। और जो हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, ACs यूज़ करते हैं, उसमें भी ये CFC गैस रिलीज होती है। ठीक है। तो इन सब के कारण ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबाउट वाटर। वाटर क्या है? एक सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबको पता है वाटर क्या है, एक लिक्विड है। और किस में यूज़ आता है? ड्रिंक करने में काम आता है, पानी पीने में काम आता है, और यूटेंसिल्स को क्लीन करने में काम आता है, क्लोथ को क्लीन करने में काम आता है, बाथिंग में काम आता है, हर जगह क्या काम आता है? वाटर काम आता है। ठीक है। तो आपने सुना हुआ है कि जो हाइड्रोस्फीयर है वो क्या होता है? जिसके अंदर मेनली वाटर बॉडीज होती है। तो वाटर मेनली जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ फाउंड होता है? फ्रेश वाटर फाउंड इन फ्रोजन फॉर्म। जो फ्रेश वाटर है वो फ्रोजन फॉर्म में मिलता है। जो हमारी सी में जो वाटर होता है वो बहुत सेलाइन होता है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, सॉल्टी वाटर होता है वो। तो इतना ज़्यादा सॉल्टी वाटर हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती। तो हमें कैसा वाटर चाहिए? फ्रेश वाटर चाहिए, ना कि सी वाला वाटर चाहिए। तो हम ये वाला वाटर नहीं लेते, हम सीज वाला वाटर नहीं लेते। हम कौन सा वाटर लेते हैं? फ्रोजन फॉर्म में जो वाटर आता है वो वाला वाटर लेते हैं, क्योंकि वो वाटर कैसा होता है? फ्रेश वाटर होता है। और ये मेनली कहाँ मिलता है? जहाँ पर फ्रोजन एरिया होंगे। और फ्रोजन एरिया क्यों कौन से होते हैं? जो पोलर एरियाज होते हैं, जो पोलर रीजन्स होते हैं, वहाँ पर क्या होती है? फ्रोजन होती है, वहाँ पर आइस होती है। ठीक है। पोलर एरियाज दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे जो पोल्स होते हैं बिल्कुल इधर, वो कौन से होते हैं? पोलर एरियाज होते हैं। ठीक है। सम अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन वाटर वेपर्स, और जो कुछ वाटर का अमाउंट है वो वाटर वेपर्स में भी प्रेजेंट है। एंड सम वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सीज एंड ओशंस एंड इट इज सेलाइन, मतलब वो बहुत सॉल्टी होता है। फ्रेश वाटर फाउंड इन फ्रोजन फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, वाई वाटर इज नेसेसरी, हमें वाटर क्यों चाहिए? अभी मैंने बताया जो हमारी लाइफ कंफर्टेबल बनी है वो किसकी वजह से बनी है? वाटर की वजह से बनी है। अगर हम कोई भी काम कर पाते हैं, अगर हम यूटेंसिल को क्लीन कर रहे हैं, अगर हम क्लॉथ को क्लीन कर रहे हैं, अगर हम खुद को क्लीन कर रहे हैं, तो भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए। और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होती है वो सब किसके कारण होती है? वाटर के कारण। आपको पता है ब्लड होता है वो क्या करता है? हमारे जो फूड होता है उसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब उस ब्लड के अंदर भी क्या मिक्स है? उस ब्लड के अंदर भी वाटर मिक्स है। ठीक है। अगर वाटर ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। तो देखिए, ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम। हमारी बॉडी में जितने भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो वाटर मीडियम के ऊपर बेस्ड है। एंड सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी डिजोल्व इन वाटर, और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस है वो क्या है? वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में है। और यही सब्सटेंसेस क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में। अब ये सारे सब्सटेंसेस वाटर में डिजोल्व हैं, तो ये सब्सटेंसेस इजीली क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्योंकि आपको पता है कोई अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो इजीली फ्लो कर पाता है। लिक्विड की फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, तो जब ये सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे तो वो भी लिक्विड फॉर्म में बन गए, मतलब लिक्विड में डिजोल्व हो गए, तो यानी कि वो इजीली फ्लो कर पाएंगे, हमारी बॉडी में दूसरी जगह पर पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म रिक्वायर्ड द फ्रेश वाटर। टेरेस्ट्रियल क्या होता है? जो लैंड पर रहते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ। ठीक है। उनको भी फ्रेश वाटर चाहिए। उनको क्या चाहिए? कौन सा वाटर चाहिए? ना उनको सॉल्टी वाटर चाहिए, ना उनको ख़राब पानी चाहिए। उनको कैसा चाहिए? बिल्कुल फ्रेश पानी चाहिए। अब इनको फ्रेश पानी क्यों चाहिए? कि सॉल्ट वाटर से इनका काम नहीं चल रहा? नहीं चल रहा भाई। अगर आप पानी लो एक गिलास, उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट, पूरा डब्बा सॉल्ट का डाल दो, तो क्या आप उस पानी को पी पाओगे? नहीं पी पाओगे, बिल्कुल भी नहीं पी पाओगे। और पी भी लिया तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। ठीक है।
आपको वॉमिट हो जाएगी, इतना वो पानी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वो अगर सीज़ की बात करें, सी एंड ओशन की बात करें, तो उसका पानी भी इतना ही कड़वा होता है, इतना ही उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, तो वो उस पानी को हम कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि बिकॉज देयर बॉडी कैन नॉट टॉलरेट, उनकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है इतने सॉल्टी वाटर को, और गेट रिड ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सैलिन वाटर, और वो क्या करती है, बॉडी से सैलिन वाटर को बाहर निकाल देती है। कि अब किसी भी फॉर्म में निकाले, वो वॉमिट के फॉर्म में निकाले, किसी भी फॉर्म में निकाले, बट वो टॉलरेट नहीं करती, बॉडी में बाहर निकाल देती है। ठीक है, दिस इज़ द अबाउट वाटर। अब हम देखते हैं कि वाटर को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था वाटर एक ऐसा सोर्स है, एग्जॉस्टिबल सोर्स है, एक यही ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कैसा है, एग्जॉस्टिबल। बाकी सारे नेचुरल रिसोर्स कैसे हैं, इनएग्जॉस्टिबल है। यही सिर्फ क्या है, एग्जॉस्टिबल है। मतलब अगर हम इसको कंटिन्यूसली मतलब यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन वाटर हमारी अर्थ पे ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा होगा समर्स में बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज़ होती है वाटर में, मतलब कईयों के घर पे पानी नहीं आता, 2-3 दिन तक पानी नहीं आता है ना। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ पे यही एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, सो हम देखते हैं कि कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, वाटर को हार्वेस्ट करना यानी कि वाटर को कलेक्ट करना। द कलेक्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर एंड सरफेस रन ऑफ फिलिंग आइदर स्मॉल बॉडीज और रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। मतलब क्या है, कलेक्ट करना वाटर को और उसका स्टोरेज करना, वाटर को कलेक्ट करना, उसको स्टोरेज करना। कौन से वाटर को, रेन वाटर को। रेन वाटर को अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं तो ये भी क्या है, वाटर कंजर्वेशन है, इससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। रेन वाटर आपने देखा हो, जब रेन होती है तो कैसे मतलब पूरा पानी वेस्ट होता है, तो इस रेन वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड सरफेस रन ऑफ फिलिंग आइदर स्मॉल बॉडीज। अब ये जो रेन वाटर आ रही है इसको हम कैसे कंजर्व करें, या तो हम एक स्मॉल पिट बना दें, उस पिट के अंदर वो पानी कलेक्ट होता रहेगा, और रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, या फिर हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर दें। ठीक है, अब तो गवर्नमेंट ने भी जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करने के लिए डैम्स बना रखे हैं। पता है ना डैम्स क्या होते हैं, जैसे वो ये डैम है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा रेन वाटर आ रहा है। अब यहाँ से जब डैम नहीं थे तो पूरा का पूरा रेन वाटर क्या होता था, वेस्ट जाता था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यहाँ डैम्स बना दिए। अब जब भी ये वाटर आएगा, रेन आएगी, अब ये ऐसा नहीं है कि इतना छोटा सा ही होता, बहुत बड़ा होता है ये। ठीक है, ये आपको दिखाने के लिए इतना छोटा सा बनाया। अब जैसे ही रेन वाटर आएगा वो इस डैम के थ्रू यहाँ रुक जाएगा, मतलब कि अब ये रेन वाटर आगे नहीं पहुँच सकता। ठीक है, अब ये जो रेन वाटर है यहाँ पूरा कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सपोज करो रेन आ रही है, ये पूरा का पूरा वाटर यहाँ कलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये इस वाटर से हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर भी ड्रॉट की कंडीशन है तो वहाँ हम ये वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं। ये डैम खोलेंगे, यहाँ से ज़रा सा डैम खोलेंगे और ये जो वाटर है वो उस एरिया में हम पहुँचा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये इसकी एडवांटेज होगी डैम बनाने की। सेकेंड एडवांटेज इसकी क्या होगी, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है वाटर से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ टरबाइन लगा देते हैं, उस टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। जैसे ये जब वाटर आएगा बहाव से तो ये टरबाइन घूमेगी। ठीक है, टरबाइन घूमेगी तो क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस तरह से टरबाइन, मतलब जैसे फ़ैन घूमता है ना, बिल्कुल उसी तरह से टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो फर्स्ट एडवांटेज हो गई कि जहाँ ड्रॉट की कंडीशन थी वहाँ वाटर प्रोवाइड हो गया। ठीक है, जिस घर में वाटर की कमी थी या जिस एरिया में वाटर की कमी थी वहाँ पूरे को वाटर प्रोवाइड कर दिया गया। किसकी हेल्प से, जो रेन वाटर कलेक्ट किया था उस रेन वाटर को प्रोवाइड कराया। सेकेंड एडवांटेज, हमने इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर ली। ठीक है, और सपोज करो ये बहुत पूरा भर जाता है तो ये क्या करने पड़ते हैं, डैम्स को खोलना पड़ता है, थोड़ा सा पानी बाहर निकालना पड़ता है। तो इसके साथ में जो स्टेट्स हैं, इसके साथ में जो स्टेट्स होती हैं वो स्टेट को फ्लडिंग का खतरा रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो वो क्या करते हैं, मतलब जो इस एरिया के अंडर आती है ना, एक तो ए वाला एरिया हो गया,
एक इधर वाला एरिया हो गया। तो ये वाला एरिया तो सेफ है, इस वाले एरिया में तो डैम बना दिया, लेकिन इसके उधर वाला जो एरिया था वो क्या आ गया, लो लाइंग में आ गया। मतलब कि लो लाइंग यानी कि वो डूबने वाला है, यानी कि वहाँ फ्लड आ जाएगी अगर बहुत ज़्यादा डैम में पानी कलेक्ट हो जाएगा। तो डैम को खोलेंगे, जैसे डैम को खोलेंगे तो सारा पानी कहाँ जाएगा, इस सिटी में जाएगा, इस स्टेट में जाएगा। तो यहाँ के जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से फिर दूसरी कंट्री में मूव करते हैं। तो ये डैम की क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, ये एडवांटेज है, और ये जो मैंने लो लाइंग एरिया वाला बताया ये डिसएडवांटेज भी है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि वाटर को, रेन वाटर को हम कलेक्ट कर सकते हैं आइदर बाय मेकिंग द स्मॉल पिट, ठीक है, और बाय रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट देखिए इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। इट एंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर को अवेलेबल कराता है। रिड्यूस द चांस ऑफ फ्लडिंग ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, ठीक है, जो फ्लड आती है उसके चांस को भी रिड्यूस कर देता है। अब हमने अभी ये देखा था किसका, डैम का, कि जो लो लाइंग एरिया थे वहाँ फ्लड हो रही थी, लेकिन इससे क्या होता है, फ्लड आने का जो चांस होता है वही बिल्कुल रुक जाता है। द ग्राउंड वाटर इज़ रेगुलरली रिचार्ज, और जो ग्राउंड वाटर है वो भी रेगुलरली रिचार्ज होता रहता है। अब देखो इसके लिए जो बेस्ट सिस्टम है ना वो है खादिन सिस्टम। अभी खादिन सिस्टम क्या होता है, सपोज करो यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर एरिया और थोड़ा स्लैंटिंग सा एरिया, मतलब ये दिख रहा है ना आपको, थोड़ा इंक्लाइंड सा है ये। और जब भी रेन आएगी वो रेन सबसे पहले यहाँ आएगी। यहाँ से अगर मान लो पानी कलेक्ट हो गया, पानी कलेक्ट होता हुआ यहाँ, पानी कलेक्ट नहीं, जैसे पानी आएगा वैसे वो यहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट बहुत स्पीडली जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, स्लैंटिंग है। अब जाएगा वाटर पानी इधर, यहाँ पर क्या करना है आपको, क्रॉप ग्रो करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा पानी कलेक्ट हो गया, बहुत सारा पानी कलेक्ट हो गया तो अच्छी आपकी प्लांट की ग्रोथ होगी। जितना ज़्यादा वाटर आएगा उतनी ही क्रॉप अच्छी होंगी, ठीक है, क्रॉप अच्छी होगी। अब यहाँ पर सपोज करो बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट हो गया, अब यहाँ सबसे ज़्यादा पानी कलेक्ट हो गया, उसके बाद ये पानी कहाँ जाएगा, ये हमने क्या बना दिया, एम्बैंकमेंट बना दिया। क्या बना दिया, बैंक बना दिया एक तरह से, ठीक है। ये मान लो, ठीक है, ये बैंक है। अब यहाँ से ये पानी क्या होगा, इससे टकरा के ऊपर की तरफ यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट हो गया तो ये इस एम्बैंकमेंट से होके इस शैलो वेल में चला जाएगा। यहाँ हमने क्या कर रखी है, ये सोइल है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये सोइल है, सोइल के अंदर बना रखा है शैलो वेल। अब ज़्यादा पानी अगर कलेक्ट हो गया तो इस वेल में जाके कलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इससे फ्लड भी नहीं आई और ये इसकी स्टोरेज भी हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे ही रेन आई वो रेन यहाँ से यहाँ गई और यहाँ हमारी क्रॉप ग्रो हो रही थी, और जितना ज़्यादा पानी मिलेगा उतनी ही क्रॉप अच्छी होगी। सपोज करो बहुत ज़्यादा पानी कलेक्ट हो गया तो पानी क्या करेगा, इस एम्बैंकमेंट से होके इस शैलो वेल में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है खाद्य सिस्टम। नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा है एडवांटेज ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। ये हमने बनाया एक तरह से वाटरशेड ही है, ठीक है। और वाटरशेड ये कौन करता है, वाटरशेड मैनेजमेंट होता है, वो काम करते हैं, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है, इस जो वाटरशेड डिपार्टमेंट है इनको क्या फ़ायदा हुआ इस वाटरशेड को बनाने का। ग्रोइंग मोर ट्रीज इन वाटरशेड एरियाज, जो वाटरशेड एरियाज होते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं, ट्री को ग्रो करा सकते हैं। इंक्रीजिंग इन द रिटेंशन ऑफ मोर रेन वाटर, रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सोइल फ्रॉम इरोजन, और सोइल को इरोजन होने से रोक सकते हैं, ठीक है। सोइल इरोजन क्या होता है, अगर बहुत दिनों से उसको पानी नहीं मिल रहा है, उस सोइल को वाटर नहीं मिल रहा है और बहुत ज़्यादा ड्रॉट आ गया है, तो ड्रॉट की कंडीशन में वो सोइल्स में क्रैक पड़ जाते हैं, और वो क्रैक्स वाली कंडीशन कौन सी होती है, सोइल इरोजन होती है, ठीक है। तो सोइल इरोजन से हम रोक सकते हैं, किससे, इस खाद्य सिस्टम से, वाटरशेड मैनेजमेंट से, ठीक है। इट एनहेंस द प्रोडक्टिविटी दैट इंक्रीज द इनकम ऑफ वाटरशेड कम्युनिटी, और जो वाटरशेड कम्युनिटी होती है उनकी इनकम भी बढ़ जाती है। रिड्यूस द ड्रॉट एंड फ्लड को भी ये प्रिवेंट करता है। So this is all about the watershed management and the Khadin system. So let's see about the water pollution. ठीक है, the contamination of the water bodies by harmful and desirable substances called water pollution. मतलब हमने एयर पोल्यूशन में क्या पढ़ा था, एयर कंटामिनेटेड हो रही थी तो क्या हो रहा था, एयर पोल्यूशन हो रहा था। जब वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। अब ये वाटर पोल्यूशन करने वाले पोल्यूटेंट कौन से हैं, तो वो पोल्यूटेंट है फिजिकल वाटर पोल्यूटेंट लाइक हीट एंड ऑयल स्पिल्स। जो भी हीट है, जो भी अनवांटेड हीट है, जैसे हॉट वाटर है, आपके इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा हॉट वाटर रिलीज होता है, तो वो हॉट वाटर क्या करते हैं, डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डंप कर देते हैं, जिससे कि जो टेम्परेचर है वाटर का वो चेंज हो जाता है। तो हीट की वजह से
ऑयल स्पिल्स की वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल्स उसमें डाल दिया तो इससे भी क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। तो ये सब क्या है, वाटर पोल्यूटेंट है। और क्या है, केमिकल पोल्यूटेंट लाइक डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये जो पोल्यूटेंट है लाइक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, आपको पता है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड क्या होते हैं, जो फार्मर यूज़ करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अब सोइल जो होती है, जितने फार्मर फर्टिलाइज़र देते हैं तो पूरा फर्टिलाइज़र सोइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है। कुछ अमाउंट में वो एब्जॉर्ब करती है और कुछ अमाउंट में वो अब्जॉर्ब नहीं करती है। और जो एब्जॉर्ब नहीं किया फर्टिलाइज़र्स, वो क्या करेगा, वाटर के साथ फ्लो करके चला जाएगा, किसमें, वाटर बॉडीज़ में चला गया। तो इस वजह से क्या हो गया, वाटर पॉल्यूटेड हो गया, क्योंकि उसमें क्या ऐड हो गया, फर्टिलाइज़र ऐड हो गया। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट लाइक वायरस, बैक्टीरिया। अब हो सकता है उस वाटर बॉडीज़ में वायरस ऐड हो जाए, बैक्टीरिया ऐड हो जाए, और इन सब के ऐड होने से वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है। अब ये वायरस और बैक्टीरिया ये आते कहाँ से, आपने सुना होगा, जो कई लोग हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर बॉडीज़ होती है, लेक्स होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उनमें क्लॉथ को वॉश करते हैं और यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं, खुद भी नहाते हैं, तो उनकी बॉडी पे जितने भी बैक्टीरिया थे, उनकी क्लोथ्स पे जितने भी बैक्टीरिया थे, उनके यूटेंसिल्स पे जितने भी बैक्टीरिया थे, वो सब किस में चले गए, उस वाटर बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। तो इस वजह से वो वायरस और बैक्टीरिया भी उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब सोर्स क्या है वाटर पोल्यूशन का, सीवेज। अगर सीवेज है, सड़कों पे बहुत गंदा पानी आ रहा है और सीवेज साफ़ नहीं हो रहा है, तो सीवेज से जितना भी गंदा पानी है वो सब कहाँ जाएगा, वाटर बॉडीज़ में जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को क्या करते हैं फैक्ट्री वाले, डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में डंप कर देते हैं, बाहर डंप कर देते हैं, और वो बहते बहते कहाँ चला जाता है, वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, या फिर वो डायरेक्ट ही वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। हो सकता है उसके अंदर ऐसा कोई पॉइजनस सब्सटेंस हो जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए और इवन हमारे लिए भी डेंजरस हो। तो अगर जब हम उस वाटर को पिएंगे या फिर उस वाटर बॉडी के अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सबको नुकसान होगा। तो इसलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट भी ये क्या है, सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। इसका एग्जाम्पल है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, लाइक मर्करी सोल्ट यूज इन द पेपर इंडस्ट्री। मरकरी आपको पता है कितनी ज़्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है मरकरी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा पॉइजनस चीज़ किस में यूज़ हो रही है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में। और पेपर इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, उसको यूं ही वाटर बॉडी में डंप कर देते हैं। तो वो डंप करेंगे जिसके अंदर क्या है, मरकरी का सोल्ट प्रेजेंट है, तो उसके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, और ह्यूमन बींग्स भी इससे अफेक्ट होंगे जो भी उस वाटर को पिएंगे। आपने एक डिजीज़ का नाम सुना होगा, मीनामाटा डिजीज़। अब ये जो मीनामाटा डिजीज़ है ये आई किससे थी, ये आई थी मरकरी सोल्ट से। मरकरी सोल्ट मतलब कि सी थी ना, उस सी के अंदर इंडस्ट्री का वेस्ट जा रहा था, उस इंडस्ट्री के वेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट थी, मरकरी प्रेजेंट थी, मरकरी प्रेजेंट थी। अब ये मरकरी जो थी, इस सी के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, तो वो फिशेस क्या कर रही थी, इस मरकरी का कंजम्पशन कर रही थी क्योंकि वो वाटर में ही रहती है। अब जो वाटर में मरकरी डिज़ोल्व हो गई, जैसे वो वाटर को अपनी बॉडी के अंदर लेगी तो उसकी बॉडी में मरकरी चला जाएगा, और कई फिशेस की तो डेथ भी हो गई थी। लेकिन जो ठीक है, जो थोड़ी बहुत फिशेस थी वो कंटामिनेटेड हो गई थी, किससे, मरकरी से, यानी कि उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट था, मरकरी प्रेजेंट थी। और जब जो भी इसको हंट करने के लिए आए, फिशेस को लेकर गए, ठीक है। फिशेस को कौन यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिशेस को पकड़ा गया, इन फिशेस को पकड़ा गया, उस टाइम उनको पता नहीं था कि ऐसा क्या है फिशेस में। वो तो नॉर्मली फिशेस पकड़कर मार्केट में बेच रहे थे, मार्केट में सेल कर रहे थे। वो फिशेस लेकर गए और जिन्होंने भी इन फिशेस को खाया वो सब उन सब की क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। तो जब इसका रीज़न निकाला गया कि लोग ऐसे क्यों मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, तो जब इसका रीज़न निकाला गया कि लोग क्यों पीपल की इस तरह से डेथ हो रही है, तो रीज़न ये निकल के आया कि जो फ़िश इन्होंने कंज्यूम की थी वो कैसी थी, कंटामिनेटेड थी, और उसके अंदर मरकरी का सोल्ट प्रेजेंट था जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, और वो जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा तो
तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो इस डिजीज़ का नाम क्या रख दिया, मीनामाटा डिजीज़ नेम रख दिया। वो किससे हुई थी, मरकरी से हुई थी, और मरकरी से फिशेज़ में गई और फिशेज़ से ह्यूमन बींग्स में गई, यानी कि कंटामिनेटेड फिशेज़ को खाने से ही डेथ हुई थी। और वो कंटामिनेटेड फिशेज़ कैसी थी, जिन्होंने मरकरी को कंज्यूम किया था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल वेस्ट का। नेक्स्ट देखिए सोप एंड डिटर्जेंट, ये भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। पेट्रोलियम एंड ऑयल, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट है सम इंडस्ट्रियल डंप हॉट वाटर टू वाटर बॉडीज सो द टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज इंक्रीजेज। अब जो इंडस्ट्रियल वेट्स है उसमें कुछ इस तरह की गैसेज या सॉल्ट वगैरह तो प्रेजेंट रहते ही हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्री के जो वेस्ट है उसके अंदर हॉट वाटर भी ज़्यादा रहता है। वो हॉट वाटर क्या करते हैं, डायरेक्ट किसमें डाल देते हैं, वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं, जिससे कि वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब टेम्परेचर इनके हॉट वाटर डालने से भी हुआ और सन से जो हीट मिल रही है उससे भी इनका जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट हो गया। अब देखो जो वाटर बॉडी है, देखो मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है रिजर्वोयर। ये रिजर्वोयर क्या होता है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ प्रेजेंट हो। अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वो कैसा होगा, वाटर रिजर्वोयर। अगर हम हीट की बात कर रहे हैं तो वो कैसा होगा, हीट रिजर्वोयर। ठीक है, तो अब ये वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी के अंदर क्या डाल दिया, हॉट वाटर डाल दिया, और ऊपर से इसको सनलाइट भी मिल रही है, तो ये ऊपर का पानी तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन नीचे वाली सरफेस पे जो वाटर है वो कैसा है, कोल्ड है। ठीक है, तो इस वजह से वाटर के टेम्परेचर में क्या आ गया, चेंज आ गया, और टेम्परेचर के चेंज होने से इसके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन सबको अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने से भी इन ऑर्गेनिज्म को, इन एक्वेटिक एनिमल्स को अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिस अफेक्ट aquatic animal by the addition of unwanted substance to the water, and this could be the fertilizers and some chemical substances like mercury salt used in the paper industry. This is carrying organism, और इससे मरकरी से क्या होता है, डिजीज होती है, जिससे डेथ भी हो सकती है। रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक डिजोल्व ऑक्सीजन। अब आपको पता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, और जब इस तरह से वाटर पोल्यूट होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी तो उसके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें सर्वाइव रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, वैसे ही उन एक्वेटिक एनिमल को सर्वाइव रहने के लिए डिजोल्व ऑक्सीजन की नीड होती है, और जब वो उनको नहीं मिलेगी तो वो उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है सडन चेंज इन द टेम्परेचर। अभी बताया मैंने, ऊपर से तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, नीचे बॉटम से कोल्ड हो जाता है, जिस वजह से वाटर बॉडीज़ में टेम्परेचर चेंज होता रहता है, और इस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है इट कॉजेज द डिजीज लाइक टाइफॉइड, कोलेरा एंड जॉन्डिस। इससे कौन कौन सी डिजीज होती है, टाइफॉइड, कोलेरा एंड जॉन्डिस। नेक्स्ट है लेट्स टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इससे जो इम्बैलेंस है, इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। वाटर ब्लूम्स लेड टू यूट्रोफिकेशन। अभी यूट्रोफिकेशन क्या होता है इसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड ये क्या है, कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जितने भी पॉइजनस ऑर्गेनिक मैटर है वो सब क्या हो जाते हैं, उस वाटर बॉडीज में डिपॉजिट हो जाते हैं, उसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स को अगेन क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूट्रोफिकेशन। सो लेट्स सी अबाउट द यूट्रोफिकेशन। देखिए आपको एल्गी पता होगा, एल्गी क्या होता है, एल्गी आपने जो वाटर होता है बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो जाता है ना, तो उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। ये ग्रीन की लेयर क्या है, ये ग्रीन की लेयर को ही एल्गी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर की होती है ना, तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, क्लोरोफिल भी इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। अब जब इसके अंदर क्लोरोफिल है तो ये अपना फूड प्रिपेयर करेगा, खुद के लिए फूड प्रिपेयर करेगा। तो ये फूड कैसे प्रिपेयर करेगा, क्लोरोफिल है, सनलाइट लेगा, सनलाइट के साथ साथ वाटर लेगा, वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन भी लेगा। कहाँ से लेगा ऑक्सीजन, इस वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो भी ये लेगा।
ठीक है। तो देखिए एक्सेसिव डिपोजल ऑफ द केमिकल इन वाटर, अगर हम वाटर बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा केमिकल्स को हम डंप करेंगे तो इस तरह से ग्रीन कलर की लेयर बन जाएगी, यानी कि एल्गी की ग्रोथ होने लग जाएगी वहाँ पर। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द एल्गी इन वाटर बॉडीज़ दैट टेक्स अप द डिजोल्व ऑक्सीजन, जो इसकी क्या ले लेगी, जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है वो उसकी ऑक्सीजन ले लेगी। और वाटर ड्यू टू विच द एक्वेटिक लाइफ स्टार्ट डिसअपियरिंग, अब जब इसने ऑक्सीजन ले ली, इस एल्गी ने वाटर बॉडीज़ की ऑक्सीजन ले ली जो कि कैसी थी, डिजोल्व थी, तो इसके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स थे अब क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही इन एक्वेटिक एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए। और ये सारी डिजोल्व ऑक्सीजन कौन ले रहा है, एल्गी ले रहा है। और जब ये एल्गी ले लेगा तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और वो डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए वाटर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें केमिकल्स को वाटर में डंप नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये जो केमिकल को अगर हम वाटर में डंप नहीं करेंगे तो ये जाएंगे कहाँ, हम कैसे उसको डिस्पोजल करेंगे ना, यही सोचो ना। तो देखिए जो हार्मफुल केमिकल होते हैं ना उनको क्या करना चाहिए, पहले ट्रीट करना चाहिए। सपोज टू बी उसके अंदर मरकरी प्रेजेंट था, उस वेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट था, मरकरी, Hg, मरकरी किसको बोलते हैं, Hg, उसका सिंबल होता है मरकरी का Hg, ठीक है। उसके अंदर मरकरी प्रेजेंट था, किसके अंदर, उस वेस्ट के अंदर। अब हमें इस मरकरी को डिसॉल्व करना है, तो अगर हम इसको हॉट कर देंगे, मतलब हीट दे देंगे, तो हो सकता है ये मरकरी डिसॉल्व मतलब कि डिसअपियर हो जाए, ये उड़ जाएगा पूरा मरकरी, ठीक है। या फिर और कोई सब्सटेंस है इसके अंदर, उसको भी हीट करके या कोई और अदर प्रोसेस करके इसके अंदर कुछ और अदर केमिकल्स मिक्स करके, सपोज टू भी इसके अंदर नाइट्रोजन मिक्स कर रहे हैं या कुछ और मिक्स कर रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, इसके इफेक्ट को ख़त्म कर रहा है, इस मरकरी को ख़त्म कर रहा है। तो ऐसे केमिकल को ट्रीट करके बाय आइदर बाय हीटिंग और आइदर बाय एडिंग सम केमिकल्स द इफेक्ट ऑफ द Hg और दे कैन डिसअपियर, मतलब कि ये डिसअपियर हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं और इनका इफेक्ट भी ख़त्म हो सकता है। तो इनको डंप करने से पहले इनको ट्रीट करना चाहिए हीट करके या फिर कोई केमिकल ऐड करके, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम डंप करेंगे वाटर बॉडीज़ में तो वाटर बॉडीज़ को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब ये कैसा हो गया, अब ये न्यूट्रल हो गया, अब ये कोई केमिकल नहीं रहा, अब ये नॉर्मल वाटर ही बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम वाटर में डंप कर सकते हैं। अगर हमने इनको नहीं किया, ऐसी वाटर में डाल रहे तो वहाँ क्या हो जाएगी, एल्गी की ग्रोथ हो जाएगी, और एल्गी की ग्रोथ होगी तो वो डिसॉल्व ऑक्सीजन ले लेगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन लेगा तो वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, यूथ्रोफिकेशन। तो यहाँ मैंने पॉइंट लिखा था, कहाँ गया, यूथ्रोफिकेशन, वाटर ब्लूम्स लेड्स टू द यूथ्रोफिकेशन। अगर वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, यूथ्रोफिकेशन हो जाएगा, यानी कि एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी जिससे कि एक्वेटिक एनिमल्स डेथ हो जाएंगे, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। हमने ये दो पोल्यूशन के बारे में स्टडी किया, एयर पोल्यूशन के इफेक्ट से के वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट देखे, और ओजोन लेयर को भी डिस्कस किया, ठीक है, ओजोन लेयर एंड ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। द फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।